विवेक जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। भाई आप तो बैठे हैं वहां पे और आप देश की राजनीति पर नजर भी रखते हैं। ये 3.0 जो है, इस पर बात हम लोग करें क्योंकि बात करना जरूरी है, क्योंकि मैंडेट तो मिला नहीं है। वो अब मतलब जो है जबरदस्ती क्या कहते हैं कि गले पड़कर जो है मैं वो उस प्रधानमंत्री बने। तो ये बैसाखी वाली ये 3.0 सरकार को आप कितना दूर तक जो है चलता हुआ देख पा रहे हैं? आपका क्या आकलन है? और कौन टूटेगा तो पहले कौन जाएगा, अगर जाएगा? क्या लगता है? जी, जी। एक्चुअली जहाँ जहाँ तक मोदी जी का अनुभव हम लोगों के पास है, मोदी जी बड़े खिलाड़ी हैं और हम उनको राइट ऑफ इमीडिएटली तो नहीं कर सकते। ये बात ठीक है कि उनको सेटबैक मिला है, लेकिन उनको राइट ऑफ करना ये जो है, ये खतरे से खाली नहीं हुई। एक बार आपने ये मान के आप चलने लगे कि भाई मोदी जी तो खत्म हो गए, तो आप थोड़ा सा कॉम्प्लेसेंट हो जाएंगे। जी। कॉम्प्लेसेंसी जो है वो ही मदद करेगी मोदी जी की और बीजेपी की वापस सत्ता में उसी तरह से फिर से सत्ता पर काबिज हो जिस तरह से वो पहले थे। तो कॉम्प्लेसेंसी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और ये मानकर ही चलना होगा कि मोदी जी बाउंस बैक करेंगे और बाउंस बैक करने के लिए वो जो कुछ भी करेंगे उसका एक देखिए, वो तो उनके कार्ड्स जो है वो हमको पता नहीं है वो किस तरह के कार्ड्स खेलेंगे। वो कुछ भी कर सकते हैं, ये उन्होंने साबित किया है। लेकिन जो कुछ भी वो करेंगे उसका मुकाबला करने के लिए अपोजिशन की तैयारी चाहिए। लेकिन कुछ बातें जो अपोजिशन के पक्ष में जाने वाली अच्छी बातें हुई है, जिसका रिवर्सल मोदी जी के पक्ष में होना मुश्किल है। वो मैं समझता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन वाला जो इशू है वो एक तरह से काफ़ी ताकत के साथ अपोजिशन की तरफ हो गया है। वो इसलिए कि मैंने ये बात इससे पहले भी कही, पैनल डिस्कशंस में कही, कि ये जो संविधान के इशू पर इस बार चुनाव लड़ा गया, पूरे देश में संविधान इशू बना और अब सारे लोग ये मानने लगे हैं कि संविधान के इशू से बहुत फर्क पड़ा है। जो सरकार की जो हार हुई है, एक तरह से मतलब बीजेपी की हार हुई है, वो बहुमत से कम सीटें उनकी जो आई है, उसका एक प्रमुख कारण जो है वो संविधान के मुद्दे पर संविधान से जुड़ा हुआ जो समाज का तबका है, जिनका भविष्य, जिनकी जिंदगी संविधान से, रोजमर्रा की जिनकी जिंदगी संविधान से जुड़ी हुई है, वो सारे लोग इस मुद्दे पर मोदी जी के खिलाफ और बीजेपी के खिलाफ गए हैं। अब ये कितने देर टिकेगा, सवाल ये है। ये जो संविधान का मुद्दा है कितने देर टिकेगा? तो मुझे लगता है कि ये अभी इतने जल्दी इस मुद्दे पर लोगों की जो आशंका है उसका निराकरण करना मोदी जी के लिए बहुत मुश्किल है। इसलिए कि ये सारे वो लोग वो हैं जो जनरली लाभार्थी सेक्शन में आने वाले लोग हैं। तो लाभार्थी वाले लोग और संविधान वाले लोग, इनका तबका लगभग एक ही है। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, लोअर ओबीसी, मुसलमान, ये सारे जो गरीब है, जो लाभार्थी बीजेपी के लाभार्थी पॉलिटिक्स में बीजेपी ने इनसे वोटों का बेनिफिट अभी तक लिया है, ये सारे जो लाभार्थी है उसमें से ज्यादातर लोग संविधान के मुद्दे पर आहत है। और जब उन्होंने संविधान के मुद्दे पर बीजेपी के खिलाफ मतदान किया है, इसका मतलब स्पष्ट है कि वो बीजेपी का ये जो लाभार्थी पॉलिटिक्स है उसको तवज्जो नहीं देते जितना वो संविधान के मुद्दे को तवज्जो देते हैं। तो एक बार बीजेपी के खिलाफ और पूरा जो संघ का इकोसिस्टम है और मोदी जी, अमित शाह, ये सारे लोग हैं, इनके खिलाफ एक बार संविधान के मामले में इन लोगों के मन में इस तरह की आशंका ने घर कर लिया है, तो मुझे नहीं लगता कि कल मोदी जी चाहे उसको कितना भी प्लेकेट करने की कोशिश करे, मोदी जी चाहे उसको कितना भी नकारने की कोशिश करे और ये कहने की कोशिश करे कि नहीं ये सारा झूठ प्रचार है, वो तो उन्होंने किया है, उसका असर इलेक्शन में बिल्कुल भी नहीं दिखा। अब 5 साल में उनको जो उन्होंने इतने साल ये सारे लोगों को बीजेपी के साथ जोड़ने की एक कवायद की, बीजेपी ने, संघ परिवार ने, मोदी जी ने, ये सारे जो सेक्शन है जो संविधान से हाथ है, ये इतने सालों की मेहनत के बाद बीजेपी के साथ जुड़े थे और एक संविधान के मुद्दे पर बेवकूफी का काम करके बीजेपी ने इन लोगों को जो एलियनेट किया है, बीजेपी ने इन लोगों को अपने से जो दूर किया है, अब मुझे नहीं लगता कि ये सारे लोग बीजेपी के कुछ भी करने से फिर से एक बार बीजेपी के साथ उसी आत्मविश्वास के साथ और उतने ही विश्वास के साथ जुड़ेंगे जितने वो
पहले जुड़े थे। इसलिए मुझे लगता है कि संविधान के मुद्दे पर जो नुकसान बीजेपी को हुआ है और मोदी जी को हुआ है वो परमानेंट है लगभग, मतलब आने वाले 4-5 साल तो वो जाने वाला नहीं है। एक बार मन में आशंका हो गई है कि ये संविधान के दुश्मन है तो मामला खत्म है। अभी वो किसी भी तरह से भूल से गई वो हाथ से नहीं आती वाला मामला बीजेपी के लिए हो गया है। इसलिए इस मुद्दे को अपोजिशन को कंटिन्यूअसली भूनना पड़ेगा। इस मुद्दे पर ये जो सारे तबके हैं जो अभी इंडिया अलायंस के साथ जुड़ गए हैं, इनको अपने पास रखने के लिए इस मुद्दे को बराबर भूनते रहना चाहिए। 24/7 पॉलिटिक्स का जो जमाना है बीजेपी के रहते, उसमें उस पर खरा उतरना पड़ेगा और रोज आपको कैंपेन करना पड़ेगा जिस तरह से मोदी जी करते हैं। मुझे लगता है कि मोदी जी को नए सिरे से ये सारे जो तबके जो इनसे एलियनेट हुए उनको जोड़ने की जो कोशिश मोदी जी को करनी पड़ेगी और बीजेपी और संघ के इकोसिस्टम को करनी पड़ेगी। उससे उसमें बहुत समय निकल जाएगा और वो उस तरह का एडवांटेज वापस बीजेपी के पास इन सेक्शंस की तरफ से नहीं आएगा जो अभी तक वो ले रहे थे। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि इस 2024 के इलेक्शन की, ऐसा मुझे लगता है। इसलिए अब ये ठीक है कि तोड़फोड़ की राजनीति करके वो किसी भी तरह से 1-2 साल के अंदर पूर्ण बहुमत लोकसभा में प्राप्त कर लेंगे और फिर हो सकता है कि जिसको मुंबईया भाषा में कहते हैं फुट्टस की गोली, वो नायडू साहब और जो नीतीश कुमार है उनको दे दे और कहे कि भाई अब हम आप पर निर्भर नहीं है, हम आत्मनिर्भर हो गए हैं तो अभी आपकी जरूरत नहीं है। ये जो उनका रवैया है हमेशा से ही, तो उसी तरह से फिर से वो बिहेव करना चालू करेंगे। ये हो सकता है, लेकिन वो कब तक करेंगे, वो किस पार्टी को तोड़ेंगे, कितने लोग उनके साथ जुड़ेंगे, वो जुड़ेंगे भी या नहीं, ये सारे सवाल है। तो अभी तो मोदी जी को शायद इसी तरह का एक क्रचेस वाली सरकार लेके कम से कम 1-2 साल तो इसी तरह से चलाने होंगे और मुंडी नीचे डालकर चलाने होंगे, ये है। लेकिन इस दरमियान वो कोशिश करते रहेंगे। उनकी जो आदत है उस आदत से वो मजबूर है, वो कभी भी किसी की भी दूसरे की कोई भी बात सुनने और मानने के आदी नहीं है। ये बचपन से उनकी आदत है। उनकी जो बायोग्राफर है नीलंजन मुखोपाध्याय, उन्होंने लिखा है कि बचपन में स्कूल में भी कोई ड्रामा में पार्टिसिपेट करना होता था तो मोदी जी लीड रोल ही मांगते थे और कोई दूसरा छोटा कोई रोल अगर उनको ऑफर किया जाए तो वो नाटक में काम करने से मना कर देते थे। तो बिल्कुल वो बचपन की जो आदत है वो आज भी उनकी कायम है। वो थोड़े दिन तक शांत रहेंगे, उसके बाद फिर से वो उसी अपना जो उनका सेकंड नेचर है, वो जिस तरह के बने हैं, जिस तरह की वो व्यक्ति है, उस तरह से वो बिहेव करना शुरू करेंगे। तो वो पीरियड क्या होगा, वो समय कितना होगा, ये हमको पता नहीं। लेकिन अभी फिलहाल तो वो अपने इन दोस्तों के साथ, नए दोस्तों के साथ सरकार चलाते रहेंगे जब तक पूरी तरह से वो आत्मनिर्भर न हो जाए। जी, एक्चुअली ना ये पूरा इस बार का जो चुनाव है वो एक तरह से बहुत ही क्या कहते हैं उसको, एक माइलस्टोन है। इसलिए क्योंकि जब 80 के दशक में मंडल आया था, उसका मुकाबला करने के लिए भाजपा ने कमंडल का सहारा लिया। अब इतने सालों के बाद ये स्थिति एकदम उल्टी हुई है। जो धर्म की लड़ाई है वो सामाजिक न्याय की लड़ाई में तब्दील हो गई है। जब सामाजिक न्याय की बात चल रही थी मंडल के ज़माने में, तो इन्होंने धर्म को उसके बीच में डालकर उस सामाजिक न्याय की लड़ाई को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की और किया भी। और अब जाके वो धर्म का जो नशा है वो जब एक बहुत मात्रा में नीचे उतर गया है इस इलेक्शन में, फिर एक बार सामाजिक न्याय की लड़ाई जो है वो सामने आई है। अब अपोजिशन का चैलेंज इस बात पर है कि वो इस सामाजिक न्याय की लड़ाई को आगे ले जाए यहाँ से, और जो बीजेपी की जो धर्म की राजनीति है उसको अभी आगे ना आने दे, उसको पनपने न दे। क्योंकि जब तक सामाजिक न्याय की लड़ाई आगे चलती रहेगी तब तक धर्म की जो राजनीति है वो भी हमेशा ही वो बैकग्राउंड पे रहेगी, वो पीछे रहेगी। क्योंकि हिंदुओं का असली प्रॉब्लम जो है वो दूसरे धर्मों के लोग और उनसे जो कुछ भी तकलीफें है वो नहीं है, ऐसा कुछ है ही नहीं। तो इसको आर्टिफिशियली बीजेपी ने खड़ा किया है। ये जो एक डर का माहौल बीजेपी ने खड़ा किया है वो आर्टिफिशियल, ऐसा कुछ है नहीं। मुसलमानों से हिंदुओं को कोई खतरा नहीं है। बीजेपी ने इस आर्टिफिशियल खतरे को लोगों के जहन में डाला है, इसका एक वातावरण बनाया है। वो ज्यादा टिकने वाला नहीं था, ये बात सच थी।
और वो खत्म होने का दौर अभी शुरू हुआ है 2024 के इलेक्शन से। और फिर से एक बार हिंदू समाज को ये बात पता चली है कि उनकी असली समस्या जो है वो रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े हुए प्रश्न है, और उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है हिंदू समाज के अंदर जो सामाजिक न्याय की लड़ाई है, उनका मुकाबला, उनका झगड़ा मुसलमानों से, उनका झगड़ा क्रिश्चियन से नहीं है, उनका झगड़ा अंदरूनी है। और वो ऐसी ताकतों से है जो उनको उनके सामाजिक न्याय की लड़ाई को दरकिनार करना चाहते हैं धर्म के नाम पर। ये बात हिंदू समाज के उन तबकों को अभी भली भांति समझ में आ गई है जिन्होंने अब की बार संविधान के मुद्दे को तवज्जो देकर बीजेपी के खिलाफ मतदान किया है। उस वातावरण को बनाए रखना, उस सामाजिक न्याय की लड़ाई को आगे ले जाना, ये अपोजिशन की राजनीति का मेनस्टे होना चाहिए। तब जाकर 2029 में पूरी तरह से बीजेपी को, और बीजेपी का पूरा इकोसिस्टम है, उसको न्यूट्रलाइज किया जा सकता है।